तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आए दिन आते जलजले, सुनामी के अलर्ट। ऐसे में आपके और हमारे मकान महफूज हैं या नहीं? कहीं अगर अर्थक्वेक आए तो क्या करें? और वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर जलजले के ख़तरात ज़्यादा हैं? इन सब से वाबस्ता जुड़ी हुई फील्ड सिस्मोलॉजी, एक ऐसी फील्ड जिसके अंदर ज़मीनी साइंस से मुताल्लिक़ तालीम भी दी जाती है और रिसर्च भी होती है। एक ऐसा शोबा जिसके अंदर न सिर्फ आप अपना करियर बना सकते हैं बल्कि उसके ज़रिए आप मुल्क की खिदमत भी कर सकते हैं। तो कैसे आप अपना करियर इस फील्ड में बनाएं और क्या है सिस्मोलॉजी की फील्ड, आज की इस पेशकश में जानेंगे और समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस पैकेज के ज़रिए आइए सिस्मोलॉजी पर डालते हैं एक नज़र। सिस्मोलॉजी जलजलों और सुनामी से होने वाली तबाही और ज़मीन की अंदरूनी साख्त और जलजलों से मुताल्लिक एक साइंस है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग जलजलों से मुतासिर होते हैं। ऐसे में जलजलों की पेशगोई और इसके असरात से होने वाले खतरात को कम करने की जिम्मे में काम करने वाले इस फील्ड के माहिरीन की मांग में लगातार इजाफा हो रहा है। इस फील्ड में जमीन की गहराइयों में छिपे राजों की तलाश की जाती है। आज के साइंसी दौर में ये शोबा इंतहाई अहमियत का हामिल है, जहां इस फील्ड में जलजलों से नई इमारतों को महफूज रखने पर मरकूज डिजाइनिंग सिखाई जाती है। वहीं पहले से मौजूद इमारतों को भी जलजले के खतरात से बचाने की बारीकियां सिखाई जाती हैं। सिस्मोलॉजी में जमीन के अंदर होने वाले कंपनों की वजूहात के बारे में बताया जाता है और जलजले की वजह से लोगों को होने वाले नुकसान के अलावा माहौलियात से होने वाले नुकसान का भी मुताला किया जाता है। इस फील्ड में अहम तालीम और रिसर्च की बात करें तो जियोलॉजी, जियोफिजिक्स या फिर अप्लाइड साइंस में डिग्री लेने के बाद आप सिस्मोलॉजी में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग में आप मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। आजकल फ्लैट कल्चर तेजी से फैल रहा है। मेट्रो सिटीज में बहुमंजिला इमारत बन रही हैं। ऐसे में सिस्मोलॉजी एक बेहतर करियर ऑप्शन बनकर उभरा है। एक बेहतर इदारे से इस शोबे में तालीम हासिल करके न सिर्फ आप माशी तौर पर कामयाबी की नई मंजिलें तय कर सकते हैं, बल्कि दुनिया को जलजले के खतरे से बचाने में भी एक नुमाया रोल अदा कर सकते हैं। उम्मीद है इस पैकेज के ज़रिए आपने सिस्मोलॉजी को जाना और समझा होगा। और अब इसी मौजू पर तफसीली गुफ्तगू के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। देश और दुनिया के लिए अहम जिम्मेदारी निभाने वाला सिस्मोलॉजी। जी हाँ, जब हम बात करते हैं जलजलों की, उनसे होने वाले नुकसानात की, तो उसे किस तरह कम से कम किया जा सके, इससे मुताल्लिक़ तालीम और रिसर्च बहुत अहम हो जाती है। और आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के डायरेक्टर जनाब OP मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम में। और जब इस अर्थ साइंस की बात होती है, ज़मीनी साइंस की बात होती है, लोग ये जानते हैं कि ज़लज़ले के ख़तरे को किस तरह से कम करने की कोशिश की जाए। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं, कितनी अहम फील्ड है, एक एक्सपर्ट के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जलजला जो भूकंप विज्ञान जो है वो काफ़ी जो है कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी जो है इसको इस तरह से जाना जाए कि एक पृथ्वी का जो हृदयघात है। जिस तरह से मनुष्य का हृदयघात होता है, उसे पृथ्वी का भी हार्ट अटैक होता है। और जिस तरह से हमारे जो है माइक्रो अर्थक्वेक होते हैं, मेजर अर्थक्वेक होते हैं, उसी तरह से जो आपको माइल्ड अटैक और मासिव अटैक होता है। तो ये विज्ञान जो है काफ़ी नया विज्ञान है।
इसका अभी एज जो है करीब करीब 130 से 140 वर्ष पुराना है। और इसका पहले हम ये लोग बहुत से धार्मिक ग्रंथों से इसको जोड़ के देखते थे कि पृथ्वी क्यों हिलती है, कब हिलेगी, कैसे हिलती है, इसका कारण क्या है। इसे खोज में हमारे बहुत से पुराने पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने, बहुत ने इसके ऊपर अध्ययन किया। करने के बाद अब इसका साइंटिफिक जितने वैज्ञानिक तथ्य और प्रमाण मिले, इसे पता लगता है कि ये एक जो है मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस है। क्योंकि जो 9 प्लैनेट आप देखते हैं, उस 9 प्लैनेट में पृथ्वी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि लाइवली है, एजाइल है, जहाँ पर लाइफ है, जहाँ पर पानी है, जहाँ पर एटमॉस्फेयर है, और सब प्लैनेट सब डॉर्मेंट है। तो ये पृथ्वी जब गतिमान है, पृथ्वी जब चल रही है, पृथ्वी के पास अपना इलेक्ट्रिकल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, तो ये गतिमान होने से जो है एक परत जो है दूसरे परत से जब जाकर टकराता है, एक रख दूसरे से टकराता है, घर्षण होता है, एक परत जो है टूटता है, दूसरा परत उस पर ओवरराइड करता है। ये प्रोसेस जो है ये पूरी आंतरिक प्रक्रिया से पूरा जो है ये प्रमाणित है। और इसलिए जो अर्थक्वेक हो रहा है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको आप रोक नहीं सकते। आज के जितना भी अध्ययन हुआ उसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, फोरकास्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको अंदेशा और एंटिसिपेशन कर पा रहे हैं। जैसे कि आप जो भी जाने कि इसका जो है जो हम अनुमान लगा रहे हैं कि जैसे कि वर्षा कब होगी, साइक्लोन कब आएगा, इसकी भी विधाएं जो है पहले पूरा आदमी परिचित नहीं था, लेकिन अब हम लोग उससे परिचित हो गए। हम जानते हैं कि किस तरह से क्या पैरामीटर डायग्नोस्टिक है जिससे कि हम स्टॉर्म को और साइक्लोन को प्रिडिक्ट कर पाएँ। उस तरह का कोई डायग्नोस्टिक पैरामीटर अर्थक्वेक में नहीं है, लेकिन तो भी आने वाले वक्त में उसके लिए अध्ययन चल रहा है। लेकिन प्रिडिक्शन का 4 स्टेजेज है, जिसमें एंटिसिपेट करते हैं कब होगा, कहाँ होगा, जस्टिफाई करते हैं किस लिए हो रहा है, और उसको हम एक तरह से जो है उसका एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्ट कि बहुत दिन से अर्थक्वेक नहीं हुआ, यहाँ जो है स्ट्रेस कहीं एक्यूमुलेट हुआ, ये टूटेगा। तो 3 स्टेज हम पार कर चुके हैं। लेकिन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो विदाउट रिफरेंस ऑफ द टाइम, प्लेस एंड साइज, कितना बड़ा होगा, किस स्थान पर होगा, कैसे होगा, ये नहीं जानते थे हम लोग। तो इसका अभी ऑथेंटिकेशन का काम चल रहा है। इसलिए ये नया एक विधा है, नया साइंस टेक्नोलॉजी है। इस पर पूरा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी लगा है इस पर रिसर्च करने के लिए कि हम इसके जो रिस्क आपने पूछा बहुत बढ़िया, कि इसके खतरे को, इसको जोखिम को कैसे से कम किया जाए, इसके लिए रिसर्च भी चल रहा है। और एक और रिसर्च चल रहा है कि हम एक कवच पाइप बनाएं जिस तरह से कि अर्थक्वेक हो लेकिन वो बिल्डिंग रेजिलियंट हो, स्ट्रक्चर रेजिलियंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंट हो, जो उसके अर्थक्वेक के शेकिंग को सहन कर सके, उसके जो है पूरा जो है जो जितना हिलता है उस शक्ति को, इससे वो बिल्डिंग गिरे नहीं। तो बिल्डिंग यदि नहीं गिरा तो जान माल की क्षति कम होगी। इस तरह से अवेयरनेस प्रोग्राम देना है कि यदि अर्थक्वेक आए तो घबराए नहीं, जंप न करें, क्या करना है क्या नहीं करना है, या जो स्ट्रक्चर खराब है उसकी मजबूतीकरण कैसे करें, जिसको अंग्रेजी में रेट्रोफिटिंग करते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं भारत सरकार और हमारे भारत के लोग को काफ़ी कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम आप देखे होंगे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है वो भी करता है। एनडीए में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो भी बहुत से मॉक ड्रिल करता है। हम जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन रात दिन इसका मॉनिटर करते हैं, अर्थक्वेक का इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देते हैं। तो ये एक साइंस है, काफ़ी नई साइंस है। आपने बिल्डिंग्स की भी बात की, शहरीकरण तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में कितनी इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, ये फील्ड कितनी अहम हो जाती है और इसका दायरा कितना तेज़ी से बढ़ रहा है? काफ़ी बढ़ रहा है। जो आपने कहा कि देखिए हर आदमी अपने सुरक्षित ड्वेलिंग बनाना चाहता है, सुरक्षित स्थान पर रहना चाहता है। तो आप यदि देखें तो इंडिया का 59% जो लैंड है वो अर्थक्वेक प्रोन है। लेकिन अब अर्थक्वेक प्रोन अभी जिस तरह से जापान की तुलना करें तो जापान का एक ऐसा जो है, जापान 4 जक्स्टापोजिशन ऑफ प्लेट पर बैठा है, तो उसका जो है 100% एरिया जापान का सेस्मोजेनिक है। लेकिन सेस्मोजेनिक होने के, अर्थक्वेक प्रोन होने से किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि यदि हम रूल मान के डेवलपमेंट करें तो आने वाले जो भूकंप का जो क्षति होगी वो जो है कम होगा। यदि हम ऐसे ही डेवलपमेंट करते रहे बिना साइंटिफिक तथ्य को माने तो यदि नुकसान और बढ़ेगा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, कैसे की जाए, क्या बिल्डिंग प्लानिंग होगा, क्या स्ट्रक्चरल कोड होगा, इसके लिए काफ़ी भारत सरकार जो है अध्ययन कर रहा है। आप देखे होंगे कि इन दिनों जो भी अर्थक्वेक आता है दिल्ली फील करती है, लेकिन खुदा न खास्ते हमारा जो स्ट्रक्चर जो है काफ़ी, आप देखें पार्क झील वाला जो अर्थक्वेक 17 फरवरी को हुआ, या अभी जो कुछ दिन पहले जो आपका 10 तारीख को जो अर्थक्वेक हुआ सुबह में, बिल्डिंग हिला लेकिन डैमेज नहीं हुआ। इसका मतलब उस अर्थक्वेक के उस मैग्नीट्यूड पर, उस डेप्थ पर ये स्ट्रक्चर जो था रेजिलियंट था। तो इसलिए अर्बनाइजेशन के साथ साथ ये भी विधाएं चल रही कि उस जोन को जोनिफाई करें। माइक्रोजोनेशन हम करते हैं सिटी का, कौन जोन ज़्यादा है खतरा वाला है, कौन जोन कम खतरा वाला है, कौन जोन में इलुवियल है, उसका इंजीनियरिंग सोल्यूशन देते हैं कि आप वहाँ बना सकते हैं। ये प्रक्रियाएं फॉलो करें तो करेंगे।
इस फील्ड के अंदर जो जैसे आपने बताया कि इसका दायरा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मेन पावर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, यंग ब्लड भी हमें चाहिए होता है। तो जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उसमें किस तरह की काबिलियत होनी चाहिए, किस तरह के नौजवानों की और मेन पावर्स की ज़रूरत इस फील्ड की नज़र आती है? ये एक ऐसा फ्रंटियर ऑफ साइंस है, साइंस टेक्नोलॉजी, जिसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत है। और इसमें देखिए ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जैसे आपको मैंने बताया, जैसे कि आपका जो भूकंप विज्ञान जो है वो जियोलॉजी से भी रिलेटेड है, जियोफिजिक्स से भी रिलेटेड है, जियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जियोग्राफी से रिलेटेड है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, पॉलिसी प्लानिंग से रिलेटेड है। तो इसमें काफ़ी विभिन्न तरह के लोग जो जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका ग्रेजुएशन जो है वो ह्यूमैनिटी से है, कॉमर्स से है, डिजास्टर इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ हर क्षेत्र के लोग इस प्रक्रिया में भाग लेकर काम करने का एक नया आयाम खुल रहा है। आपको सेस्मोलॉजिकल स्टेशन जब हम लगाते हैं कंट्री में, हमारे पास अभी 168 स्टेशन ऑब्जर्वेटरी है, परमानेंट ऑब्जर्वेटरी, लेकिन जितना हमको जरूरत है 3000 से लेकर 4000 मिनिमम स्टेशन चाहिए परमानेंट ऑब्जर्वेटरी। तो इसमें परमानेंट ऑब्जर्वेटरी को चलाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए, मैन पर भी चाहिए, हमको वैज्ञानिक भी चाहिए, वैज्ञानिक के लिए असिस्टेंट वैज्ञानिक भी चाहिए, उसके लिए सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, प्रोफेशनल्स भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसा फ्रंटियर है जहाँ पर लोगों को काम करने का काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटी है। देश को 2047 तक अर्थ को रिस्क रेजिलिएंट बनाने का एक आयाम लिया है, उसके लिए काफ़ी लोगों की भागीदारी की ज़रूरत है। और हम सोचते हैं कि ये सारे टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी जो हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संलग्न ऑफिस है, इसे हमको लगता है कि एक आने वाले दिन में ये अर्थक्वेक रिस्क रेजिलिएंट जो प्रोग्राम है वो काफ़ी बृहद रूप लेगा और देश को सुरक्षित करने के लिए, देश के वाइटल इंस्टॉलेशन के लिए, स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, प्रिजन्स के लिए, जो बड़े बड़े ब्रिज के लिए, टनल्स के लिए, सारे चीज़ की सुरक्षा जरूरी है, तभी हम डेवलप्ड कंट्री होंगे। तो स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, उसको रेजिलिएंट बनाएंगे। नेचुरल कैलामिटी को आप तो रोक नहीं सकते, लेकिन उसके होने वाले जो बृहद जो जोखिम का पैमाना है उसको घटा सकते हैं। तो आने वाले दिन में नौजवानों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी पढ़ने के लिए। कैसे जुड़े हैं सेंटर से, कैसे जुड़े हैं आपके सेंटर से नौजवान? देखिए देश के बहुत से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें स्टेट लेवल के भी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर जियोलॉजी की पढ़ाई होती है, ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है। जैसे आप जामिया मिलिया कॉलेज जहाँ पर ज्योग्राफी एंड डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है, उसकी पढ़ाई होती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी डिजास्टर मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है। जितने IITs हैं, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो है ISM धनबाद है, वहाँ पर जियोलॉजी जियोफिजिक्स की पढ़ाई होती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी की पढ़ाई है, जादवपुर में जियोलॉजी की पढ़ाई है, तमाम स्टेट में जियोलॉजी की पढ़ाई है। और इस जियोलॉजी एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि जियोलॉजी और जियोफिजिक्स, जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिलकर इस क्षेत्र में काफ़ी काम करने की अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से लड़के ग्रेजुएट करके निकलते हैं, कोई पोस्ट ग्रेजुएट करता है, कोई रिसर्च करता है, साइंस टेक्नोलॉजी को डेवलप करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर जो बीटेक जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हैं, जो कंप्यूटेशनल साइंस में किए हैं, उन इंजीनियरों के लिए भी यहाँ भागीदारी जरूरी है, क्योंकि हम अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। हमें कम्युनिकेशन इंजीनियर चाहिए जो कि हमारे रिमोट स्टेशन में, हिमालय में स्टेशन लगे हैं, वहाँ का जो पूरा आपको जो अर्थक्वेक होता है उसको देन एंड देयर वीसेट से, सैटेलाइट से हम उसको अपने सेंटर में लाते हैं रियल टाइम मोड में। तो उसके लिए कम्युनिकेशन इंजीनियर हमें चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन बनाने वाले चाहिए। इतने इंस्ट्रूमेंटेशन लगाएंगे तो आप जो है आत्मनिर्भर भारत के तहत में इंस्ट्रूमेंटेशन बनाने की जो फैक्ट्रियाँ खुलनी चाहिए, जो सेस्मोग्राफ बना पाए, एक्सेलरोग्राफ बना पाए, जो आपका जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम को बना पाए, जिसके लिए पूरा हमारा कंट्री जो है आप यानी फील्ड बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है जो इसमें किया जा सकता है। और हम लोग इसमें काम करके नौजवानों को एक एक कड़ी से जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी को पब्लिक लाइफ में इसको ला सकते हैं। और अर्थक्वेक को यदि आप रिसर्च को समझ जाएंगे, उसकी मैकेनिज्म को समझ जाएंगे, उसके फिजिक्स समझ जाएंगे, तो एक ना एक दिन अर्थक्वेक को भी आप फोरकास्ट और प्रिडिक्ट कर सकेंगे। जिस तरह से आप मॉनसून को कर रहे हैं, जिस तरह से आप स्टॉर्म को कर रहे हैं, साइक्लोन को कर रहे हैं, बस इसके मैकेनिज्म लास्ट जो फेज है ऑथेंटिकेशन ऑफ द अर्थक्वेक अकरेंस विथ रेफरेंस टू टाइम, समय कब होगा, कहाँ पर होगा, कितना डेप्थ पर होगा और कितना इसका साइज, कितना इसका स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड होगा। सेंटर की बात भी कर लेते हैं कि सेंटर का किस मकसद के तहत आगाज़ हुआ और हमारा सेंटर अब किस तरह से अलग अलग रिसर्च के साथ हेल्प कर रहा है, अलग कंट्रीज़ की भी और देश के लिए भी। देखिए ये जो भारत में 1897 में जो पहला अर्थक्वेक हुआ शिलोंग में, तो उसके बाद से इंडिया में एक भी परमानेंट ऑब्जर्वेटरी नहीं था।
ऑब्जर्वेटरी जो है जो सेंस करता है, डिटेक्ट करता है अर्थक्वेक वाइब्रेशन को और लोकेट करता है। वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, आप फील कर सकते हैं, नहीं फील करते, वो भी इंस्ट्रूमेंट करता है। तो 1897 होने के बाद हम ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो 1898 में पहला जो है परमानेंट ऑब्जर्वेटरी जो है कलकत्ता के अलीपुर में बना। उसके बाद से जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना जो हुई 1875 में, उसके बाद उसके पहले 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोलॉजिस्ट जो आर.डी. ओल्डहाम थे, उन्होंने बड़े बड़े अर्थक्वेक का स्टडी करके वो ब्रिटिश नेटवर्क से करके उस स्टेशन का करते थे। बट दे रियलाइज कि इंडिया में परमानेंट स्टेशन होने चाहिए और उसके डाटा को लेके एनालिसिस करने के लिए एक सेंटर भी होना चाहिए। 1898 में पहला ऑब्जर्वेटरी अलीपुर से लगा। उसके बाद 2013 तक हमारे पास केवल 84 सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी रहा। 84। तो 1898 से लेकर 2013 तक हमें केवल 84 सेस्मिक ऑब्जर्वेटरी मिले परमानेंट, जो कि डिटेक्ट कर सके। तो ये इतना बड़ा देश, हाँ इतना बड़ा देश, इतना 59% ये, तो जितना बड़ा पुलिसमैन जितना लगाएंगे उतना हमको इन्फॉर्मेशन एंटी सोशल एलिमेंट के बारे में पता लगेगा। उसी तरह से सेस्मोग्राफ की जरूरत पड़ी। तो 2013 के बाद मैंने 14 से लेकर आज तक हमें अभी डबल, मोर देन डबल 169 स्टेशन लगाए हैं कंट्री के में, और उसका सेपरेशन जो है 150 से लेकर 100 से 150 किलोमीटर के अंतर में है। और भी हम डेंसिफिकेशन कर रहे हैं, 100 स्टेशन लगाएंगे। तो इस सेंटर का स्थापना जो है जब हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज जब जो 2006 में बना, तो उसके बाद इसको हर सेंटर को 10 सेंटर है हमारे पास। आप बहुत से सेंटर है जो ओशन में काम करता है, जो आपका ग्लेशियर पर काम करता है, जो एटमॉस्फेयर पर काम करता है। और इस तरह से हमें सेस्मोलॉजी में काम करने के लिए मेरा सेंटर की स्थापना 2014 में हुआ, और ये अगस्त के महीना में, अभी यही महीना है 13-14 को हुआ। और उसके बाद से हम नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी इकलौता सोलिटरी सेंटर बना जो देश का, जिसका मैंडेट है अर्थक्वेक को डिटेक्ट करना, अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करना, अर्थक्वेक के सिग्नल को उसको एनालिसिस करना, रिमोट स्टेशन से आपको कमांड सेंटर में लाना, और इन्फॉर्मेशन को पब्लिक को टाइमली, मीडिया को टाइमली देना। पब्लिक को टाइमली देना। सेंटर हम देखते हैं कि हमारा मौसम विभाग लोगों से जुड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लोग अपने फ़ोन पर चेक करते हैं बाहर निकलने से पहले मौसम कैसा होगा। किस तरह से अब हमारा नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी लोगों से जुड़े, आम लोगों से जुड़े, और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अलर्ट कर सकें, अवेयर कर सकें, उसके लिए क्या कुछ किया? बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखिए मीडिया जो है इंटरफेस, जैसे कि साइंस इज इंटरफेस ऑफ सोसाइटी, मीडिया इज इंटरफेस ऑफ सोसाइटी। तो आप देखिए कि हमने भूकंप ऐप पैदा किया है, हमने भी बनाया है भूकंप ऐप। तो अब मीडिया की इसमें काफ़ी अहम भूमिका रही है। जो जहाँ भी अर्थक्वेक होता है, वो इंडिया में हो या 0 से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ और 60 to 100 डिग्री ईस्ट, ये मेरा SOP है, या बड़ा बड़ा अर्थक्वेक कोई वर्ल्ड में हो, सारी की रिकॉर्डिंग जो है हमारा सेंटर करता है। तो ये साइंस ऑफ सेस्मोलॉजी जो है, हमारा सेंटर जो है, लोगों में एक विश्वास पैदा किया है कि जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो ऑथेंटिक होता है, और पब्लिक उसको समझ के जान के ये बढ़ती है। तो हम भूकंप ऐप करते हैं, हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के स्कूल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे, रिसर्च के बच्चे यहाँ आते हैं, उनको हम अवेयरनेस देते हैं। हम सिंपोजियम करते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, वर्ल्ड को बताते हैं कि हमारा जो है रिसर्च किस तरह से हो रहा है, और काफ़ी इस तरह से कनेक्टिविटी करते हैं। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जन जन तक हमारे इस रिसर्च को पहुंचाइए, और जो भी होता है आप जब हमारे साइट पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको विदिन मिनट्स में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। वो कोई भी अर्थ, अभी आप जाइएगा कमचटका अर्थक्वेक का इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी आपको प्राप्त है, और इसमें ये किया हुआ है। तो इस तरह से हमारा काम सेंटर रात दिन करता है। हमें डे एंड नाइट 24/7 हम अर्थक्वेक को मॉनिटरिंग करते हैं। रोस्टर ड्यूटी चलता है, कोई छुट्टी और किसी का ये नहीं है, जिससे कि हम कोई भी अर्थक्वेक मिस न कर पाए, वो छोटा हो या बड़ा हो। इसे पता लगता है कि ज़मीन के अंदर कहाँ पर स्ट्रेस एक्युमुलेट हो रहा है, कहाँ पर स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, कहाँ पर ज़्यादा जो है चांसेस होने का है, कहाँ पर कम चांसेस। आपने चांसेस की बात की और ख़तरे की भी बात की। अभी एकदम हमने ताज़ा ख़तरा देखा, और हालिया ये ज़लज़ले की हम बात करेंगे जो रशिया में हमने देखा है। कितना ख़तरा आसपास की कंट्रीज़ के लिए इसके बाद उत्पन्न होता हुआ लगता है, और हमारा जो डिपार्टमेंट है कितना अलर्ट है इन चीज़ों को लेकर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जहाँ भी आज जो सुबह में जो अर्थक्वेक हुआ है 4 बजकर इंडियन टाइम से भोर में, वहाँ के 8:25 पर, ये अर्थक्वेक जो हुआ है, जो सेस्मोजेनिक अर्थक्वेक, जो सुनामी जेनिक अर्थक्वेक है, जो सुनामी को भी पैदा करता है, जो भी मैग्नीट्यूड 7.5 ऑनवर्ड होता है समुद्र तल के नीचे, जिसको सब ओशनिक अर्थक्वेक बोलते हैं, वहाँ सुनामी जेनिक अर्थक्वेक होते हैं। तो ये इसके तुलना में जो है वो जहाँ पर हुआ है वो डिमार्केटेड जोन है। आपको बताया कि
एंटिसिपेशन, जस्टिफिकेशन एंड एक्सपेक्टेशन, ये तीनों प्रिडिक्शन के स्टेज में उसको डिमार्केट किया गया है कि ये सुनामी जोनिक जोन है जो एल्यूसियन एंड कुरिल आइलैंड के साथ मिलकर बैठा है, और वहाँ पर ही अर्थक्वेक ये हुआ है। 1952 में भी सुनामी जनिक अर्थक्वेक हुआ था। तो खतरा तो है, लेकिन खतरा जो है सुनामी जनिक अर्थक्वेक से सेकिंग जमीन के समुद्र के नीचे होता है, तो सेकिंग से नहीं होता, उसके सेस्मिक जो आपके वाटर का हाइट होगा, टाइड होगा, उससे ज़्यादा होगा। तो ये देखा जा रहा है कि जितना रिंग ऑफ फायर में जो आपके एल्यूसियन आइलैंड से होते हुए आपके पूरा जो है जापान से होते हुए नीचे इधर इंडोनेशिया से और पूरा ये पूरा रिंग ऑफ फायर पैसिफिक के चारों तरफ में ये सेस्मोजेनिक जोन है, वो सारे कंट्री अलर्ट हो गए, सुनामी जेनिक अर्ली वार्निंग दिए। हमारा कंट्री इसके लिए काफ़ी तैयार है। आपको याद होगा कि जो 2004 के 26 दिसंबर को जो नॉर्थ सुमात्रा अंडमान सुनामी आया था, काफ़ी जानमाल की क्षति हुई थी। उसके बाद 2006 और 2007 में हमने जो है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर आपका ओशन सर्विसेज जो जहाँ पर सुनामी वार्निंग देता है हैदराबाद में, वो आज तक हमने फॉल्स अलार्म नहीं दिया है। वो इतना बढ़िया अलार्म सेंटर है कि हम सारे रिकॉर्ड है कि हमने हाई टेक्नोलॉजी पर, तो हिंदुस्तान और हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक जो लगे हुए हैं विभिन्न तबके के, वो काफ़ी रिसर्च करके पैनिक नहीं क्रिएट करते हैं। हम जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो पब्लिक को, जनता को देते हैं। नौजवान इस फील्ड में आकर के अपना करियर बना सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे मौके हैं, लेकिन ये भी जानना हमारे व्यूवर्स के लिए ज़रूरी होता है कि वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसमें तालीम दे रहे हैं। तो मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें और कहाँ कहाँ ये नौजवान जा कर के अपनी खिदमत अंजाम दे सकते हैं। देखिए, जो सेस्मोलॉजिस्ट जियोफिजिक्स का जो फील्ड है, तो कंट्री के बहुत से रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत से ऑर्गेनाइजेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें जियोफिजिक्स, जियोलॉजिस्ट, सेस्मोलॉजिस्ट का काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जितने हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो 10 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें कि जियोफिजिक्स, सेस्मोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, जितने CSIR के लेबोरेटरी है, जैसे कि नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका NIO है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी का जो इंस्टीट्यूट है, सिम्फर जो है सेंटर ऑफ माइन का जो आपका फायर का इंस्टीट्यूट है धनबाद में, ये जहाँ पर हर जगह एक जियोलॉजिस्ट, जियोफिजिक्स, सेस्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। और आप स्टेट लेवल में जितने जो जियोलॉजी एंड माइंस की जो डायरेक्टर जनरल डायरेक्टरेट है, वहाँ भी यहाँ पर उनकी नौकरी का काफ़ी जो है सुविधाएं मिलती है, लोग ज्वाइन करते हैं। जितने पब्लिक सेक्टर्स हैं जैसे कि ONGC है, ऑयल इंडिया है, सेल है, यहाँ पर भी लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और वो ज्वाइन करते हैं। और जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं सेस्मोलॉजी के वर्ल्ड के में, वहाँ पर सेस्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। और इंडियंस काफ़ी जो है विदेश में जाकर इस सब्जेक्ट पर शोध कार्य कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में तो इसका और भी डिमांड है, वहाँ पर जो है ये फैकल्टी बनते हैं, पढ़ाते हैं और काफ़ी ज्ञान करते हैं, रिसर्च अर्जन करते हैं। तो सारे यूनिवर्सिटी, पब्लिक सेक्टर्स, गवर्नमेंट के सेक्टर्स और प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी इनका अपॉर्चुनिटी है। और हमारा जो सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, किस तरह से और वो जो है जितने मिनिस्ट्रीज हैं, स्टेट लेवल के हैं या सेंट्रल लेवल के, उनके साथ मिलकर एक लाइन मिनिस्ट्री को पूरा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे आप देखिए, हम जो है पूरी होम मिनिस्ट्री जो है वो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल करता है। तो हमारा सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे जितने जो हाई लेवल्स के जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के जो पॉलिसी प्लानर्स हैं उनके पास जाता है, पब्लिक के पास तो जाता है, मीडिया के पास जाता है, और हम इसको हर मिनिस्ट्री में देते हैं, जहाँ पर हर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को देते हैं, हर ब्लॉक के लेवल में जाता है, वो इन्फॉर्मेशन परकोलेट होता है, जिससे कि लोग इसके ऊपर जो है विश्वास करके एहतियात बरत सके। कोई अर्थक्वेक हुआ तो ये अर्थक्वेक हुआ तो उसके बाद से कहाँ कहाँ डैमेज हुआ, कहाँ पर रेल लाइन आपका जो आपका ये है एयरपोर्ट अथॉरिटी है, गैस पाइपलाइन सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जहाँ पे या आपकी जो स्टेट लेवल के जो वाइटल इंस्टॉलेशंस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स हैं, ये सारे जगह हमारे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट होते हैं और उनको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे कि वो अपना प्रिकॉशंस ले सकें और किसी प्रोपेगेंडा में न पड़े। क्योंकि हमारा ये ड्यूटी बनता है कि कभी भी अर्थक्वेक के टाइम में पैनिक क्रिएट ना हो, और ये हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। उसमें आप जैसे मीडिया का काफ़ी योगदान होता है, जो हमारे साइंस को लोगों तक, जन को भाषा में पहुँचाते हैं। तो ये हमारा काम है और हम हर तबके के लोग से, हर इंस्टीट्यूशन से हम जुड़े हुए हैं और इसका इन्फॉर्मेशन जो है ऑथेंटिक लोगों को मिले, ये हमारा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। और हम इसे बहुत सतर्कता के साथ एकदम मिनिमम टाइम में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं और दहशत न होने के लिए भी हम लोगों को समझाते हैं। साइंस फॉर पीपल, लोगों के लिए साइंस, इन तमाम चीज़ों पर ये बातचीत के ज़रिए आपने जाना होगा कि किस तरह से कितनी बड़ी ये फील्ड है, कितनी अहम फील्ड है,
ना सिर्फ हम लोगों के लिए, ख़ास तौर से उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में आकर देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और अपना भी करियर बनाना चाहते हैं। और आखिर में एक सवाल उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर देखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए बतौर एक्सपर्ट आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपने भारतवासियों को, नौजवानों को ये ज़रूर बोलूँगा, आप पूरा जो है सेस्मोलॉजी फील्ड में आइए, जियो साइंसेज में आइए। इसका फ्रंटियर्स काफ़ी खुला है, ये देश में भी है, विदेश में भी है, क्योंकि एक ऐसा नोबेल साइंस है जिसकी जो है अभी तक अध्ययन चल रहा है। इसको अभी तक हम पहुंच रहे हैं तह तक, पृथ्वी के ऊपर से लेकर नीचे तक अध्ययन करने का ये टूल जो है ये है। और ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग साइंस है ये, जिससे कि जियोग्राफी, जियोलॉजी, जियोफिजिक्स और जितने आपको डिजास्टर एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, जो है कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। सिविल इंजीनियर्स वो हमारे यहाँ हमारे साथ बैठ के अर्थ को रेजिलियंट का, जो कंट्री का 2047 तक रेजिलियंट बनाने का जो प्लान है, उसमें आप भागीदारी बने और हम अपने कंट्री को रिस्क रेजिलियंट कंट्री बनाएं। धन्यवाद। रेजिलियंट कंट्री बनाएं। और इसी के साथ हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने अच्छी तरह जाना और समझा कि वो इस फील्ड में किस तरह से ना सिर्फ अपना करियर बना सकते हैं, इस फील्ड की कितनी अहम ज़रूरत है ना सिर्फ देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इसमें आप किस तरह शामिल हो सकते हैं, इसके ऊपर भी डायरेक्टर साहब ने रोशनी डाली। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने आज के इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक हमने जाना कि सिस्मोलॉजी क्या है और इसमें किस तरह की तालीम दी जाती है और किस तरह की रिसर्च हो रही है। ज़लज़लों का, अर्थक्वेक का सिलसिला जारी रहता है, झटके आते रहते हैं, लेकिन उसका कैसे पता लगाया जाए, तो उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग नेशनल रियल टाइम मॉनिटरिंग सेंटर में होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से होती है अर्थक्वेक की रियल टाइम मॉनिटरिंग। हम अभी जहाँ पर खड़े हैं ये 24/7 अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सेंटर है। यहाँ पर राउंड द क्लॉक 24/7 जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे स्टाफ हैं, वो अर्थक्वेक मॉनिटरिंग पे नज़र रखते हैं। ये हमारा डेटा, हमारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो हमारे साइस्मिक स्टेशंस हैं, जो पूरे इंडिया में हमारे 168 स्टेशंस हैं। वो 160 स्टेशन के साथ साथ हमने कुछ 300 स्टेशन जो इंडिया के बाहर इंटरनेशनल स्टेशंस हैं उनको भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये हमारा जो सिस्टम है ये 24/7 अर्थक्वेक मॉनिटरिंग करता है, ऑटो लोकेशन करता है, ऑटो डिटेक्ट करता है और डिसेमिनेट करता है। ईच ट्राइंगल जो ब्लिंक कर रहा है वो स्टेशन पे इस वक्त की लाइव वेलोसिटी है, वहाँ पे स्टेशन जैसे ट्रिगर करता है उस हिसाब से यहाँ पे लाइव डेटा में आप पी मार्क देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक अर्थक्वेक इवेंट को डिटेक्ट करता है। उसके बाद इसकी एल्गोरिदम अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली उस इवेंट को पैरामीटर को डिसाइड करती है और उस इवेंट को ऑटोमेटिकली यूडीएस सिस्टम, यूनिफाइड डिसेमिनेशन सिस्टम, डिफरेंट डिसेमिनेशन मीडियम के माध्यम से ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। सिस्मोलॉजी की बारीकियों को जाना और समझा, इस फील्ड से मुताल्लिक़ अहम जानकारी आप तक पहुंची और आपने ये भी जाना कि किस तरह से रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। और इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट यही मुकम्मल होता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें आप जानेंगे कि इस हफ्ते वो कौन कौन से मौके हैं जहां आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनमें आप दाखिला ले सकते हैं। अर्थक्वेक की लाइव मॉनिटरिंग।
ज़लज़लों को समझना, जानना और जान और माल के नुकसान को कम से कम करना। आज की इस पेशकश में आपने सिस्मोलॉजी को जाना, समझा और ये भी जाना कि इसमें किस तरह से नौजवानों की ज़रूरत है, प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है और आप किस तरह इसमें अपना करियर बना सकते हैं। उम्मीद है हमारी आज की ये पेशकश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को हम यही मुकम्मल करते हैं। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए।